नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने एरिस्टोटल का बैकग्राउंड समझा, प्लेटो से उसका डिसएग्रीमेंट देखा और मिमेसिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे एरिस्टोटल का सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन की, और वो है थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। सच कहूँ, अगर एरिस्टोटल ने सिर्फ ट्रेजेडी के ऊपर भी लिखा होता तब भी उनका नाम लिटरली क्रिटिसिज्म के हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जाता। तो चलिए समझते हैं कि एरिस्टोटल ट्रेजेडी को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानता था। ट्रेजेडी क्या है? सबसे पहले कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। आज हम ट्रेजेडी बोलते हैं तो जनरली किसी भी सैड इंसिडेंट को ट्रेजेडी कह देते हैं, लेकिन एरिस्टोटल के लिए ट्रेजेडी का मतलब सिर्फ दुखी स्टोरी नहीं था। उसके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी एक केयरफुल स्ट्रक्चर्ड आर्टिस्टिक वर्क है जो ऑडियंस के इमोशंस को डीपली अफेक्ट करती है। एरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करता है, ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस एंड कंप्लीट। मतलब ट्रेजेडी किसी छोटी सी इंसिडेंट की स्टोरी नहीं होती, उसमें एक मीनिंगफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंड परफेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक स्टोरी को ग्रेट क्या बनाता है, उसके कैरेक्टर, डायलॉग या उसके विजुअल? एरिस्टोटल का सिंपल सा आंसर है कि भाई प्लॉट, जो उसका प्लॉट होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेजेडी इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ पीपल, इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। ये लाइन्स एग्जाम में बहुत फेमस है। सोचो, अगर हैमलेट के सारे कैरेक्टर सेम रहे लेकिन स्टोरी ही ना हो, क्या प्ले इंटरेस्टिंग रहेगा? नहीं। इसीलिए एरिस्टोटल कहता है कि कैरेक्टर्स प्लॉट को सर्व करते हैं, प्लॉट कैरेक्टर्स को नहीं। यही वजह है कि पोइटिक्स में प्लॉट को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। अब 6 एलिमेंट ट्रेजेडी के क्या होते हैं, ज़रा उन पर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो होता है प्लॉट, सेकेंड नंबर पर आता अपना कैरेक्टर, थर्ड पे थॉट, फोर्थ पे आता डिक्शन, फिफ्थ पे आता है म्यूज़िक और सिक्स्थ लास्ट पे आता है स्पेक्टल। इनमें से प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है और स्पेक्टेल यानी विजुअल इफेक्ट सबसे लास्ट में आता है। ये पॉइंट आज भी सिनेमा के लिए रेलेवेंट है। कभी भी मूवीज़ अमेजिंग वीएफएक्स दिखा देती हैं लेकिन स्टोरी वीक होती है, ऑडियंस थिएटर से बाहर आकर उस मूवीज़ को भूल जाती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिना एक्सपेंसिव विजुअल्स के भी याद रह जाती है। एरिस्टोटल शायद इसी बात को 2300 साल पहले समझ चुका था। हमर्शिया क्या है? अब आते हैं एक फेमस टर्म पर, हमर्शिया। स्टूडेंट को इसको यूजुअली ट्रेजिक फ्लो याद कर लेते हैं, ये गलत नहीं है लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। हमर्शिया का मतलब सिर्फ पर्सनालिटी फ्लो नहीं होता। कई स्कॉलर के अकॉर्डिंग इसका बेटर मीनिंग है एरर ऑफ जजमेंट, यानी हीरो कोई विलन नहीं होता, वो जनरली अच्छा इंसान होता है लेकिन एक गलत डिसीजन या एक सीरियस मिस्टेक उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। ऑडिपस को देखिए, मैकबेथ को देखिए, इन सब की डाउनफॉल किसी न किसी रॉन्ग डिसीजन से जुड़ी हुई है और इसी वजह से ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करते आए हैं। कैथारसिस। अब हम एरिस्टोटल के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए हैं, कैथारसिस। अगर किसी एग्ज़ाम में सिर्फ एक क्वेश्चन एरिस्टोटल से आए तो बहुत चांसेस है कि वो कैथारसिस पर ही हो। कैथारसिस का सिंपल मीनिंग है इमोशनल प्योरिफिकेशन या फिर इमोशनल क्लिनजिंग। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जब ऑडियंस ट्रेजेडी देखती है तो उसके अंदर दो इमोशंस स्ट्रांगली डेवलप होते हैं, पिटी और फियर। पिटी इसलिए क्योंकि हीरो का सफ़र कर रहा है, हीरो जो है अपना वो सफ़र कर रहा होता है, और फियर इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये सिचुएशन हमारे साथ भी तो हो सकती है। और जब प्ले ख़त्म होता है तो ऑडियंस इमोशनली लाइटर फील करती है। यही प्रोसेस कैथारसिस कहलाता है, यानी ट्रेजेडी हमें डिस्टर्ब नहीं करती, वो हमें इमोशनली मैच्योर बना देती है। और इसी पॉइंट पर एरिस्टोटल प्लेटो को इनडायरेक्टली आंसर देता है। जहाँ प्लेटो लिटरेचर को डेंजरस मानता था, वहीं एरिस्टोटल कहता है कि लिटरेचर एक्चुअली इंसान को इमोशनली एजुकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर को डिफाई करा, उनकी ही पढ़ाई हुई थ्योरी को उन्होंने चैलेंज करा। एरिस्टोटल आज भी रेलेवेंट क्यों है? अब ये सवाल 2300 साल बाद भी हम एरिस्टोटल को क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल, क्योंकि स्टोरी टेलिंग चेंज हुई है लेकिन ह्यूमन इमोशंस नहीं। हमारे अंदर आज भी वही सेम इमोशंस है जो 2300 साल पहले लिखे गए थे। आज मीडियम बदल गया है, बुक्स की जगह फिल्में आ गई है, स्टेज की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन ऑडियंस आज भी वही स्टोरीज पसंद करती है जहाँ मीनिंगफुल कॉन्फ्लिक्ट हो, प्लॉट एकदम स्ट्रॉन्ग हो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो और एंडिंग इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ जाए। चाहे वो आपका शेक्सपियर हो, क्रिस्टोफर नोलन या राजकुमार हिरानी, स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल आज भी एरिस्टोटल की पोएटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप एग्जाम में एरिस्टोटल पर 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चाहिए। सबसे पहले एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर पोएटिक्स का पर्पस, उसके बाद मिमेसिस, फिर ट्रेजेडी, उसके बाद 6 एलिमेंट, हमर्शिया, कैथारसिस और फाइनली एरिस्टोटल की रेलेवेंस और कंक्लूजन। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आंसर नेचुरली फ्लो करेगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने एरिस्टोटल को सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझा, हमने उसके आइडियाज़ के पीछे की फ़िलोसफी को समझा।
पार्ट 1 में हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था, पार्ट 2 में मिमेसिस को एक्सप्लोर किया और आज हम ट्रेजेडी, हर्शिया और कैथारसिस को डिटेल में समझा। अगर आप एरिस्टोटल को जेन्युइनली समझ गए तो बिलीव कीजिए आपने लिटरली क्रिटिसिज्म की सबसे मजबूत फाउंडेशन बना लिया है, क्योंकि एरिस्टोटल के बाद जो भी थ्योरीज आती है, चाहे सिडनी, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज हो, ये मॉडर्न लिटरली थ्योरी है। हर जगह कहीं ना कहीं एरिस्टोटल की इको सुनाई देती है। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लगी तो इसे अपने BA और MA इंग्लिश वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट स्टोरी सीरीज़ होगी होरेस की आर्स पोएटिका, जहां हम देखेंगे कि रोमन लिटरली क्रिटिसिज्म ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को कैसे आगे बढ़ाया और कैसे बोला। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, और याद रखिए ग्रेट लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज़ नहीं सुनाता बल्कि इंसान को समझाना भी सिखाता है।